वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं एंड दैट इज चैप्टर नंबर 19 ऑफ एनसीईआरटी. इट इज़ द excretory products and their elimination. Basically we'll be talking about the human excretory system. But human excretory system को अंडरस्टैंड करने से पहले आइए हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें एंड वील सी क्या क्या क्वेश्चंस इसमें आते हैं और हम बहुत सारी ट्रिक्स लर्न करेंगे ताकि हम सभी एग्जाम्पल्स को अच्छे से एंड में भी याद रख सकें. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. स्टूडेंट, सबसे पहले जो वर्ड है इसमें वो है excretory products. So let us see what do we mean by excretion. What is excretion? Now, हमें एक बेसिक सिंपल सी चीज पता है. एक्सक्रीशन मतलब किसी भी चीज को बाहर फेंकना. एक एक्सक्रीशन तो फीसेस का भी हो रहा है, पर हमने उसे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सक्रीशन नहीं कहा था, इजेशन कहा था. क्यों? क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है दैट वाज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस. सो व्हाट इज दिस एक्सक्रीशन? इसमें हम किन चीज़ों को बाहर फेंक रहे हैं बॉडी से? एक्चुअली हमने पढ़ा था कि फूड डाइजेस्ट हुआ और एब्जॉर्ब हुआ. ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स सब एब्जॉर्ब हो गए ब्लड में. अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो तो बाहर इजेशन हो गया उसका थ्रू फीसिस बाय एनस. बट जो डाइजेस्टेड फूड है, एब्जॉर्ब्ड फूड है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, वो भी तो फाइनली ब्रेक डाउन होंगे. और जब वो ब्रेक डाउन होंगे, हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट्स में, प्रोटीन्स में क्या क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है मेनली, और प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स में नाइट्रोजन भी है. तो इनके जब ये और टूटेंगे फर्दर यूटिलाइजेशन के प्रोसेस में, सो दे विल फॉर्म CO2, H2O एंड जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट बनाएगी, मेनली अमोनिया NH3. तो ये सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे. इन्हें बॉडी से कैसे बाहर फेंकते हैं, एलिमिनेट करते हैं, that is what is called excretion. So what is excretion? It is the process of elimination of metabolic waste. यानी वो जो digested absorbed food है वो जब finally metabolize होगा, यानी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोसाइड्स जो ब्रेक होकर नाइट्रोजन बेसिस एंड पेंटोज शुगर्स में ब्रेक डाउन हो गए हैं, ये सब कैसे फाइनली एलिमिनेट होंगे? सो एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. और मेटाबॉलिक वेस्ट में भी हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट की, जो कि मेनली अमोनिया, फिर अमोनिया से यूरिया, यूरिक एसिड, ये जो नाइट्रोजन वाला कंपोनेंट है प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का, वो किस तरह से एक्सक्रीट आउट होगा? क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो CO2 एंड H2O बना लेंगे. CO2 तो मेनली हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, लंग्स के थ्रू एक्सेल आउट कर देंगे. वाटर जो है वो भी मेनली यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा, प्लस नाइट्रोजिनस वेस्ट विल बी एक्सक्रीटेड आउट. सो व्हेन वी टॉक ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? स्पेशली नाइट्रोजिनस वेस्ट की. दिस इज इंपॉर्टेंट. इसीलिए स्टूडेंट्स कई बुक्स में इसकी डेफिनेशन लिखी होती है, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट. इट इज वन एंड द सेम थिंग फ्रॉम बॉडी. क्या क्या वेस्ट हो सकता है? ये नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात करें तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये तो तीन मेन है. अभी हम बात करेंगे इनकी, हम ट्रिक भी लर्न करेंगे कौन से एनिमल्स कौन सा नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं. इसके सारे एग्जाम्पल्स को लर्न करने के लिए हम ट्रिक्स लर्न करेंगे. देन वाटर, CO2, then there will be some ions, then some vitamins will be there, water soluble vitamins जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, etc. So all these will be excreted out of the body. क्या रोल है, क्या फंक्शन है इस एक्सक्रीशन का? What is the function of excretory system? एक तो यही फंक्शन है स्टूडेंट्स की, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसे हमें बाहर बॉडी से फेंकना है. यानी पहला फंक्शन तो क्या हो गया? एक्सक्रीशन. दूसरा फंक्शन, क्योंकि वाटर भी मेनली इसी सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रहा है, यानी बॉडी में वाटर बैलेंस बनाना भी इसी सिस्टम का काम है. और वाटर ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू हम जानते हैं एक्सक्रीट होता है, इसीलिए वाटर के बैलेंस को कहेंगे ऑस्मो रेगुलेशन. So this also helps in osmoregulation of body, that is water balance maintenance.
क्योंकि हमारी बॉडी 70% वाटर की ही बनी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉडी में वाटर का जो वॉल्यूम है वो मेंटेन्ड रहे। अगर वाटर कम हो गया तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर ज़्यादा हो गया तो स्वेलिंग, इडीमा हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Excretion as well as osmoregulation, both are the functions of these system. Now let's talk about some excretory organs. हम एनिमल किंगडम पूरा पढ़ चुके हैं सारी ट्रिक्स के साथ, और एनिमल किंगडम में हमने बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के नाम पढ़े हैं अलग अलग फाइलम में। अब आपका टेस्ट है, देखते हैं आप को कितने ऑर्गन्स याद हैं। सबसे पहले लेट्स राइट, हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्गन और यहाँ हम लिख लेंगे एग्जाम्पल। नाउ फर्स्ट ऑर्गन, अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्लैटीहेल्मिन्थेस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमने पढ़ा था। इसके पहले यानी प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, निडेरिया, ये तो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही अमोनिया का एक्सक्रीशन करते थे इफ़ यू रिमेंबर। तो सबसे पहला ऑर्गन हमने जो पढ़ा था दैट वाज प्रोटोनेफ्रीडिया, और इसमें हमने लेट्स डू वन थिंग, इसको हम थोड़ा सा इस लाइन को बड़ा कर देते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया, और प्रोटोनेफ्रीडिया में हमने बेसिकली बात की थी फ्लेम सेल्स की। मैं डिटेल्स बिल्कुल नहीं पढ़ा रही हूँ, हम ऑलरेडी ये सब कुछ एनिमल सेल्स में पढ़ चुके हैं, फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ। फ्लेम सेल सबसे पहले प्लैटीहेल्मिन्थेस में मिले थे, यानी फ्लैट वर्म्स लाइक लिवर फ्लूक, टेप वर्म्स, प्लेनेरिया एक्सेट्रा। प्लेनेरिया पे बहुत क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है, सभी फ्लैट वर्म्स में होगा। देन नेक्स्ट, अगर आपको याद हो सोलेनोसाइट्स के फॉर्म में ये प्रोटोनेफ्रीडिया हमें राउंड वर्म्स में मिले थे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछते हैं रोटिफर्स, दे आर सूडोसीलोमेट्स, दे आर राउंड वर्म्स। सो रोटिफर्स में भी हमें ये प्रोटोनेफ्रीडिया टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलेगा। देन नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिफेलोकॉर्डेट्स। कॉर्डेटा के जो सिफेलोकॉर्डेट्स थे उसमें एम्फीऑक्सस में भी ये मिलता है तो कॉर्डेट्स लेकिन फ्लेम सेल्स मिलते हैं, एंड दे आर सिफेलोकॉर्डेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, तीनों पे ही बहुत क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अगेन रिपीटिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हो आप, FAR, फार, फ्लैटवर्म्स, एम्फीऑक्सस, रोटिफर्स। इसके अलावा कुछ एनेलिड्स में भी मिलते हैं, सम एनेलिड्स। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कौन से वाले, बस सम एनेलिड्स। सो दे ऑल हैव प्रोटोनेफ्रीडिया, और प्रोटोनेफ्रीडिया जो है ये एक्सक्रीशन उतना नहीं करता मेटाबॉलिक वेस्ट का, इसका मेन काम होता है वाटर बैलेंस को मेंटेन करना। सो लेट्स राइट दैट इनका मेन फंक्शन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। ये क्वेश्चन पूछते हैं, दैट मीन्स आयरन एंड वाटर बैलेंस को बॉडी में बना के रखना, ये इसका मेन फंक्शन है। क्यों होता है वो हम एनिमल किंगडम में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड। फ्लैटवर्म्स हो गए, राउंड वर्म्स हो गए, फिर क्या आएगा, एनेलिडा। एनेलिडा में कौन से होते हैं स्टूडेंट्स बताइए, नेफ्रीडिया। अर्थवर्म में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था नेफ्रीडिया के टाइप, स्ट्रक्चर। सो द आंसर इज, द एग्जाम्पल इज एनेलिडा लाइक अर्थवर्म। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट, एनेलिडा के बाद आएगा आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स को हमने मेन 3 क्लासेस पढ़ी थी। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स में क्या मिलते हैं, मैलपीगियन टिब्यूल्स, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इंसेक्ट्स, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच। देन जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स थे लाइक क्रस्टेशिया क्लास के जो मेंबर्स थे, अगर आपको याद हो, प्रॉन्स, क्रैब्स, इसमें हमें मिले थे ग्रीन ग्लैंड्स और एंटीनल ग्लैंड्स। ये भी हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। एंटीनल ग्लैंड्स, दे विल बी फाउंड इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। मैं जो ब्रैकेट में एग्जाम्पल लिख रही हूँ, मैं वही वाले एग्जाम्पल लिख रही हूँ जिसपे क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं, इसीलिए। अदरवाइज प्रॉन, क्रैब्स इन सब में मिलेंगे। देन नेक्स्ट,
नेक्स्ट स्टूडेंट स्पाइडर्स वाली जो क्लास थी, स्पाइडर स्कॉर्पियो जिसमें आता है मकड़ी बिच्छू, जो अगर आपको याद हो जिसे हमने कहा था एराकिनिडा क्लास, वहां पर मिल रहे थे हमें कॉक्सल ग्लैंड्स. So this is in Arachnida class like spiders. And then last जो है मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, किडनीज. और किडनीज सभी वर्टिब्रेट्स में मिलेंगी. फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, एवरीवेयर दे विल बी फाउंड. So they are found in all vertebrates. So this table is very very important. हमने इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई है क्योंकि हम ऑलरेडी ये सब एनिमल किंगडम में अच्छे से लर्न कर चुके हैं. सबसे इस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्लेम सेल्स पे, क्योंकि इसमें बहुत हायर एम्फीऑक्सेस, हायर एनिमल भी फ्लेम सेल्स को शो करता है. सो प्लेटफॉर्म, रोटिफर्स, एम्फीऑक्सेस अच्छे से रटा होना चाहिए. ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये मेनली ऑस्मो रेगुलेशन में रोल प्ले कर रहे हैं और बाकी जितने भी हैं 2 to 6 ये एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन दोनों में रोल प्ले करेंगे. सो दिस इज अबाउट द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब प्रोटीन अमीनो ये न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह डाइजेस्ट हुए और इनसे अमीनो एसिड्स बने, नाइट्रोजन बेसिस बनी, शुगर्स अलग हो गए, फॉस्फेट्स अलग हो गए, फिर इनका जब मेटाबॉलिज्म हुआ तो फाइनली वो नाइट्रोजिनस वेस्ट किस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होगी. 3 मेन फॉर्म्स होते हैं, 3 मेन प्रोडक्ट्स होते हैं. पहला अमोनिया, देन यूरिया एंड यूरिक एसिड. ये 3 मेन हैं. कुछ और भी होते हैं जिन्हें हम एक साथ बाद में लिखेंगे और हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वो सब हम एक साथ लर्न करेंगे. अभी हम 3 मेन की बात कर रहे हैं. पहले, अगर वो एनिमल अमोनिया एक्सक्रीट करता है तो उसे अमोनोटेलिक कहते हैं. अगर यूरिया करता है तो यूरियोटेलिक, और अगर यूरिक एसिड करता है तो यूरिकोटेलिक. दैट मीन्स अगर हम एक टेबल बनाना चाहें तो 3 टाइप के एनिमल्स हम लिख सकते हैं इस टेबल में. कौन कौन से लिख सकते हैं हम? लेट अस से अमोनोटेलिक एनिमल, अमोनोटेलिक एनिमल्स जो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे. देन वी कैन राइट यूरियोटेलिक जो यूरिया एक्सक्रीट करेंगे, एंड देन यूरिकोटेलिक एनिमल्स. ये तो एनिमल को कहते हैं और इस प्रोसेस को कह देंगे अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म. नाउ लेट्स ट्राई टू रीड अबाउट देम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम इसके एग्जाम्पल्स के लिए ट्रिक भी लर्न करेंगे लास्ट में, तीनों के लिए अलग अलग. आइए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं. पहले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा? एक्सक्रीशन ऑफ, एज द नेम सजेस्ट, हेयर अमोनिया विल बी एक्सक्रीटेड, दैट इज NH3. इसमें यूरिया एक्सक्रीट होगी, यूरिया विल बी एक्सक्रीटेड, एंड इसमें यूरिक एसिड विल बी एक्सक्रीटेड. नाउ हमेशा सबसे पहले अमोनिया ही बनती है, फिर वो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ केसेस में यूरिक एसिड में कन्वर्ट होती है. यूरिक एसिड न्यूक्लिक एसिड के डिकम्पोजिशन से भी बनता है. कैसे बनेगा अभी हम देखेंगे. अब स्टूडेंट्स, अमोनिया जो होती है इसको एक्सक्रीशन के लिए बहुत सारा पानी चाहिए. 1 ग्राम अमोनिया एक्सक्रीट आउट करने के लिए अराउंड 300 to 400 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड. यूरिया को सिर्फ 50 ml वाटर चाहिए और यूरिक एसिड को तो बिल्कुल मुश्किल से 5 से 10 ml चाहिए. यानी जो एनिमल्स वाटर लॉस को अफोर्ड कर सकते हैं उनमें अमोनिया एक्सक्रीट आउट डायरेक्टली हो जाएगी. क्यों? क्योंकि ये मेनली एक्वाटिक एनिमल्स हैं, खूब सारा पानी है आसपास, वाटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन एक्सक्रीट आउट अमोनिया. बट ह्यूमंस, हम इतना सारा वाटर का लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वी आर बेसिकली टेरेस्ट्रियल.
सो वी कैनॉट अफोर्ड दैट मच ऑफ वाटर लॉस। तो वहाँ उन एनिमल्स में क्या होगा, ये अमोनिया कन्वर्ट कर दी जाएगी यूरिया में, क्योंकि यूरिया के एक्सक्रीशन के लिए लेस वाटर रिक्वायरमेंट होती है। सो सेकेंड पॉइंट इज वाटर रिक्वायर्ड पर ग्राम एक्सक्रीशन। 1 ग्राम के एक्सक्रीशन के लिए कितना पानी चाहिए, वाटर रिक्वायरमेंट पर ग्राम। दिस इज अराउंड 300 to 500 ml ऑफ वाटर, एवरेज 400 ml होता है। इसमें केवल 50 ml पानी चाहिए और ये जस्ट 10 ml। एक्चुअली ये ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है वाटर में, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। नाउ एक और प्रॉब्लम है, सपोज करिए सबसे पहले अमोनिया बनती है, चलो बहुत सारा पानी चाहिए, तो बॉडी ये भी तो कर सकती है कि इस अमोनिया को स्टोर करके रखे और जब इतना पानी एक्स्ट्रा उस पर आ जाए, इकट्ठा हो जाए, तो इसे एक्सक्रीट आउट कर दे। क्योंकि अमोनिया से जब यूरिया बनता है स्टूडेंट्स, तो 3 ATP खर्च होती है एक यूरिया बनने में। तो बॉडी को क्या ज़रूरत है ये ATP खर्च करने की, बॉडी वेट कर ले, पर वेट नहीं कर सकती। क्यों वेट नहीं कर सकती, क्योंकि अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक। इसे जैसे ही बनती है तुरंत बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, नहीं तो ये हार्मफुल है, टॉक्सिक है, जहरीली है। और जब ये यूरिया में कन्वर्ट होती है तो यूरिया इसके कंपैरिजन में 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक है। यानी यूरिया को एक तो पानी भी कम चाहिए, प्लस हम काफ़ी देर तक बॉडी में स्टोर कर सकते हैं, ये भी एक बेनिफिट होता है। सो लेट्स राइट डाउन दैट अमोनिया इज, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा टॉक्सिसिटी। So if we talk about toxicity, ammonia is highly toxic. It has to be removed out of the body as soon as it is formed. तुरंत बाहर निकालना पड़ेगा। This is 1 lakh times less toxic than ammonia. यानी काफ़ी कम टॉक्सिक है और ये तो बिल्कुल ही टॉक्सिक नहीं होती है, लीस्ट टॉक्सिक, ऑलमोस्ट नॉन टॉक्सिक। नाउ दैट मीन्स अगर हम स्टोरेज की बात करें तो कांट बी स्टोर्ड, टू बी रिमूव्ड इमीडिएटली, जैसे ही बनी, एंड दीज टू कैन बी स्टोर्ड फॉर सम टाइम बिकॉज दे आर नॉट दैट टॉक्सिक। नाउ किस तरह से ये एक्सक्रीट आउट होती है? Now method of excretion. अमोनिया पहले तो बनती कैसे? अमोनिया कैसे बनती है? फॉर्म्ड बाय अमीनो एसिड्स जो है, हम जानते हैं अमीनो एसिड, इसमें एक अमीनो ग्रुप होता है कार्बन पे अटैच और एक COOH ग्रुप होता है, एक H होता है और एक ऊपर कोई भी अदर ग्रुप होता है जिसे हमने R कहा था। तो ये जो अमोनिया है ये जो अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, ये रिमूव हो जाता है। और अब जैसे ही अमीनो ग्रुप रिमूव हुआ तो अब सिर्फ क्या बचा? COOH ग्रुप बचा। यानी कि ये अमीनो एसिड अब क्या बन गया है? एक ऑर्गेनिक एसिड बन गया है। ये क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को तो बॉडी स्टोर कर सकती है बट अमीनो एसिड्स को स्टोर नहीं कर सकती। तो जितने अमीनो एसिड्स इमीडिएटली ज़रूरत है वो तो बॉडी यूज़ कर लेती है उनका जो भी प्रोसेस में, और जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स हैं उनको बॉडी डीएमिनेट कर देती है लिवर में, तभी वो पोर्टल सिस्टम के थ्रू ब्लड जो है वो लिवर तक पहुंच रहा है और वहाँ पर जाकर इन अमीनो एसिड्स का डीएमिनेशन होता है, इनमें से अमीनो पार्ट ग्रुप हटा दिया जाता है। अब ये एसिड बन जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स और वो फिर ऑर्गेनिक एसिड्स बॉडी में यूज़ होते हैं। और जब भी बॉडी को और प्रोटीन्स बनाने हैं, अमीनो एसिड्स की ज़रूरत है, तो ये ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं इनमें फिर अमीनो ग्रुप जोड़ दिया जाता है और ये अमीनो एसिड में चेंज हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज आवर बॉडी कैन नॉट स्टोर अमीनो एसिड्स। सो कैसे बनेगी ये अमीनो एसिड्स जो हैं, इनका डीएमिनेशन हो जाएगा। डीएमिनेशन ये लिवर में हो रहा है, माइनस NH2 ग्रुप जो है ये हट जाएगा एंड वेयर इट इज हैपनिंग इन लिवर। सो दिस अमोनिया विल बी देन रिलीज्ड। ऑलराइट, नाउ यूरिया कैसे बन रही है? यूरिया भी लिवर में बन रही है स्टूडेंट्स। सो दिस इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन लिवर। हमारे बॉडी में यही होता है, सबसे पहले तो हमेशा अमोनिया ही बनती है।
ये क्वेश्चंस हैं लिवर में, दिस इज ऑल्सो इन लिवर। कैसे बनती है? अमोनिया बन रहा है, इस अमोनिया को हमें लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है ताकि बॉडी में स्टोर हो सके और पानी की ज़रूरत भी ना हो ज़्यादा उसके एक्सक्रीशन के लिए। सो 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स प्लस 1 CO2 मॉलिक्यूल लिवर में, ये बनाते हैं अमोनिया। अमोनिया इज NH2CONH2, दिस इज सॉरी यूरिया, दे विल फॉर्म यूरिया। सो 2 अमोनिया से 1 यूरिया बना। और ये जो पूरी साइकिल होती है, ये सिंगल स्टेप नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ये हम अलग से पढ़ेंगे। ऑर्निथिन साइकिल इसको कहते हैं। सो लेट मी राइट, दिस इज ऑर्निथिन साइकिल और यूरिया साइकिल और क्रेब हेंसिलेट साइकिल हम पढ़ेंगे। सो दिस इज हाउ यूरिया विल बी फॉर्म्ड। नाउ ह्यूमंस की अगर हम बात करें, यूरिक एसिड कैसे बनता है? न्यूक्लिक एसिड्स का डाइजेशन होगा, तो न्यूक्लिक एसिड से फाइनली नाइट्रोजन बेसेस बनेंगी, और नाइट्रोजन बेस जो होती है, हमने पढ़ा है प्यूरिन्स होती हैं, पिरामिडीन्स होती हैं, उसमें से जो प्यूरिन वाली बेसेस होती हैं यानी एडेनाइन एंड ग्वेनाइन, सो प्यूरिन बेसेस, ये पहले कन्वर्ट होती हैं हाइपोजैंथिक एसिड में। सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइपोजैंथिक एसिड, दिस इज ऑल्सो हैपनिंग इन लिवर, एंड देन दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड। सो यूरिक एसिड जो है, अमोनिया जो है, ये तो अमीनो एसिड से बन रही है। यूरिया भी एक तरह से किससे बन रही है? अमीनो एसिड से ही बन रही है, क्योंकि उसी के टूटने से अमोनिया बनेगी और उससे यूरिया बनेगी। और यूरिक एसिड किससे बन रहा है? ये अमीनो एसिड से नहीं बन रहा, ये प्यूरिन बेसिस से बन रहा है, यानी न्यूक्लिक एसिड के टूटने से बन रहा है। नाउ अमोनिया कैसे एक्सक्रीट आउट होती है? जो लोअर एनिमल्स हैं उनके तो जनरल बॉडी सरफेस से, सिंपल डिफ्यूजन से, मेनली एक्वाटिक एनिमल्स में होगी क्योंकि बहुत सारा पानी चाहिए, तो जनरल बॉडी सरफेस से हो जाएगी। और फिशेस में, जिन फिशेस में अमोनिया एक्सक्रीट होती है, उनका जो गिल्स का सरफेस है वहाँ से ये डिफ्यूज़ हो जाती है, पर वहाँ से ये अमोनिया के फॉर्म में नहीं होती, अमोनियम आयंस के फॉर्म में होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो एक्सक्रीशन इज बाय डिफ्यूजन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस एंड बाय गिल सरफेस, फिशेस में गिल सरफेस एज अमोनियम आयंस। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन से होगी और फिशेस में अमोनियम आयंस के फॉर्म में होगी। दिस इज इंपॉर्टेंट। यूरिया कैसे एक्सक्रीट होती है? लिवर में बनी यूरिया, लिवर फिर इसको ब्लड में भेज देता है, यानी हिपैटिक वेन के थ्रू ये हार्ट में जाएगी और हार्ट से फिर ये पूरी बॉडी में पहुंच जाएगी ब्लड में, ब्लड के थ्रू। और यही ब्लड किडनीज में फिल्टर होगा, हम पढ़ेंगे, और जब ये किडनीज में फिल्टर होगा तो किडनी के थ्रू ये यूरिया एक्सक्रीट आउट होगी। सो इट इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड बाय किडनी, बाय किडनी। अमोनिया में के एक्सक्रीशन में किडनी का कोई रोल नहीं है, यहां पर इट इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड बाय किडनी। यूरिक एसिड कैसे होता है? ह्यूमंस में स्टूडेंट स्मॉल अमाउंट यूरिक एसिड तो किडनी से एक्सक्रीट होता है, हम पढ़ेंगे, लेकिन मेनली जो यूरिक एसिड होता है ये क्योंकि वाटर में ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है तो ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। अमोनिया तो गैस की तरफ जा रही है, यूरिया लिक्विड यूरिन में पास होगा, जबकि यूरिक एसिड जो है ये सेमी सॉलिड या सॉलिड यानी पेस्ट के फॉर्म में या छोटी छोटी पेलेट्स, आपने अगर देखा हो बर्ड की जो एक्सक्रीटरी ड्रॉपिंग्स होती हैं, रेप्टाइल्स की जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, कभी छिपकली का देखा हो, छिपकली का एक्सक्रीटा जो वो छोड़ जाती है, ये सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में रिलीज होता है, एक्सक्रीट होता है, क्योंकि ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। सो दिस इज एक्सक्रीटेड एज पेस्ट दैट इज सेमी सॉलिड और we can say pellets that is solid excreta। इस फॉर्म में ये excrete out होती है। Alright, so these are the various things। Ammonia most toxic, highly toxic, can't be stored in the body, have to be removed immediately। कहाँ excrete out होगी? जो पानी में रहने वाले हैं। डिफ्यूजन होगा जनरल बॉडी सरफेस से एंड अमोनियम आयंस के रूप में excrete out होगी इन द फिशेस थ्रू गिल सरफेस।
हमारे में फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, अमोनिया ही पहले प्रोड्यूस होगी अमीनो एसिड्स के डीएमिनेशन से, बट इट कांट बी स्टोर्ड, इट कैन बी स्टोर्ड फॉर सम टाइम बट नॉट फॉर वेरी लॉन्ग, बट इट कैन बी स्टोर्ड। काफ़ी कम टॉक्सिक है, पानी की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है, लिवर में फॉर्म होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, हम इस ऑर्निथिन साइकिल को डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, और फिर फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय किडनीज। अमोनिया के एक्सक्रीशन में किडनी का कोई रोल नहीं है। यूरिक एसिड, दिस विल बी फॉर्म्ड इन दोज एनिमल्स जो बिल्कुल भी पानी का लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते। कौन से अभी हम समझेंगे, क्योंकि सिर्फ 10 ml चाहिए, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, सो दिस विल बी एक्सक्रीटेड आउट एज पेलेट्स और पेस्ट, एंड दिस कैन बी स्टोर्ड एंड दिस इज मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम प्यूरिन। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हम याद रख सकें, और हम ट्रिक लर्न करेंगे उसे याद रखने के लिए। प्लीज नोट दिस डाउन। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कहाँ पे कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट होगा, ताकि हम उसको समझ के लर्न करें और हम अच्छे से लर्न कर सकें। सबसे पहले, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स नाउ। पहले हम बात करते हैं अमोनोटेलिक एनिमल्स की। इतना तो तय है कि ये एक्वाटिक एनिमल्स में होगा, बट सब एक्वाटिक एनिमल्स में नहीं होता है, ये मेनली फ्रेश वाटर में मिलने वालों में होगा। क्यों, वो अभी हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स की बात करें, सबसे पहले तो एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स। एक तो स्टूडेंट्स ये प्रोटोजोआ में मिल रहे थे, प्रोटोजोन्स अगर आपको याद हो, सब अमीबा, सीलिया, अमीबा, पैरामीशियम, एवरीवेयर it was the ammonia if you remember. Then the next example is the aquatic invertebrates. Aquatic invertebrates में सभी sponges, coelenterata, nidaria, platyhelminthes, ये सब भी अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। मेनली वाटर में रहते हैं, ये फ्रेश वाटर्स में रहते हैं मेनली, सो easily they can excrete it out. So sponges, coelenterata, etc. Now मेन एग्जाम्पल्स जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक्वाटिक इंसेक्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पानी में रहने वाले इंसेक्ट्स। नेक्स्ट, एक्वाटिक एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस जो होते हैं स्टूडेंट्स, हमें पता है ये पानी और लैंड दोनों पे रह सकते हैं, बट जो मेनली पानी में रहते हैं, जैसे फ्रॉग का लार्वा, टैडपोल, वी नो फ्रॉग मेनली लिव्स ऑन लैंड, बट tadpole is totally aquatic, so tadpole will excrete out ammonia, whereas adult frog will excrete out urea. So tadpole. Then if you remember salamanders हमने पढ़े थे, ये भी aquatic होते हैं, they live in water, so salamanders etc. very very important. Then fishes, कौन सी fishes? सारी फिशेज नहीं, बोनी फिशेज, और बोनी फिशेज में भी स्टूडेंट्स मेनली जो फ्रेश वाटर वाली हैं। अगर आपको याद हो, 2 टाइप की फिशेज पढ़ी थी हमने, कार्टिलेजिनस फिशेज एंड बोनी फिशेज। कार्टिलेजिनस फिशेज तो सिर्फ सी वाटर में मिलती है, मेरीन वाटर में, और बोनी फिशेज फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर दोनों में मिलती थी। उनमें से जो फ्रेश वाटर वाली बोनी फिशेज हैं, नाउ दीज 3 एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि ये फ्रेश वाटर में है, बहुत सारा पानी है आसपास, और लगातार जो है इनकी अमोनिया जो इनमें प्रोड्यूस हो रही है वो क्योंकि बहुत टॉक्सिक है, स्टोर नहीं हो सकती, तो ये उसको थ्रो आउट करते रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन। द सेकेंड आर यूरियोटेलिक। यूरिया एक्सक्रीट करेंगे, जैसे कि मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। याद रखने का सिंपल सा तरीका है, हम लोग यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, सो इसका एक एग्जाम्पल हो गया मैमल्स। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, वो वाले एम्फीबियंस जो लैंड पे ज्यादा रहते हैं, वो एम्फीबियंस जो लैंड पे ज्यादा रहते हैं, दैट मीन्स फ्रॉग, टोड्स एक्सेट्रा। सो वी कैन राइट टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। एक्चुअली टेरेस्ट्रियल नहीं है, हम इन्हें
कायदे से वर्ड होना चाहिए सेमी एक्वाटिक, बट बुक्स में इसी तरह से लिखा रहता है, क्योंकि एम्फीबियंस कभी भी टोटली टेरेस्ट्रियल हो ही नहीं सकते, उन्हें अपने एग्स देने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है. सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉग्स एंड टोड्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं. सिंपल सा फंडामेंटल है, पानी में नहीं है, लैंड पे है, इतना ज़्यादा वाटर नहीं है, अमोनिया एक्सक्रीट नहीं कर सकते, बनेगी पहले अमोनिया, पर वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनके लिवर में जाके यूरिया में. थर्ड एग्जाम्पल, बोनी फिशेस इधर आ गई, यहाँ पर कार्टिलेजिनस फिशेस. और कार्टिलेजिनस फिशेस मेनली मेरीन वाटर में मिलती है, हमने पढ़ा था, और इसके अंदर शार्क्स, रेज एक्सेट्रा, दे ऑल कम. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द 3 एग्जाम्पल्स. अब स्टूडेंट्स एक दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस में तो पानी में ही रह रही है, तो फिर ये अमोनिया क्यों नहीं एक्सक्रीट कर सकती, इनको क्या ज़रूरत है यूरिया की. अब आप इसको समझिएगा, ये मेरीन वाटर में है. मेरीन वाटर मतलब आसपास जो इनके पानी है उसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यानी वो पानी हाइपरटोनिक है. ऑलराइट, हाइपरटोनिक का मतलब है कि इनमें वाटर कम है, यानी कि इनकी बॉडी से लगातार वाटर बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट होगा. अगर इनकी बॉडी से लगातार वाटर बाहर एक्सक्रीट आउट होगा तो ये क्या हो जाएंगी, स्क्वीज होके डाई हो सकती है, इनको डिहाइड्रेशन हो सकता है. तो ये क्या करती हैं, अगर ये अमोनिया को होल्ड करें, वो तो कर नहीं सकते क्योंकि अमोनिया तो बहुत टॉक्सिक है, तो ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती हैं. यूरिया को काफ़ी देर तक बॉडी में रखा जा सकता है. जब वो यूरिया इनकी बॉडी में स्टोर हो रहा है तो इनके अंदर भी सॉलिड सॉल्यूट यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, यानी कि अब बाहर के वाटर और इनकी बॉडी के बीच का जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है, वो कम हो रहा है. यानी अब ये बहुत ज़्यादा पानी बाहर नहीं फेंकना पड़ेगा इनको. तो ये अपने बॉडी के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना चाहती हैं, बॉडी के फ्लूइड के, ताकि इनको बहुत ज़्यादा वाटर बाहर एक्सपेल नहीं करना पड़े, नहीं तो ये स्क्वीज हो जाएंगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, दे कैन डाई. तो इनको सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है. अमोनिया को तो बढ़ा नहीं सकते, अमोनिया तो टॉक्सिक होता है, बट यूरिया को काफ़ी देर तक स्टोर कर सकते हैं क्योंकि वो नॉन टॉक्सिक है. तो ये यूरिया में कन्वर्ट करके और यूरिया को स्टोर करती हैं ताकि इन्हें एक्सेस वाटर को रिमूव ना करना पड़े. इसीलिए ये यूरिया को एक्सक्रीट आउट करती हैं, अमोनिया को नहीं, भले ही ये भी पानी में रहती हैं तो भी. ऑलराइट, सो दिस इज यूरियोटेलिक एग्जाम्पल्स. नाउ 3 में, नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड, यूरिकोटेलिक एनिमल्स के एग्जाम्पल्स. अब यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है और इसको पानी की ज़रूरत बहुत कम 10 ml या ऑलमोस्ट नहीं है. क्या होगा, कहाँ मिलेगा ये उन लैंड एनिमल्स में मिलेगा, पहली बात, जिन्हें बहुत ज़्यादा पानी को कंजर्व करना है, वो पानी का लॉस बिल्कुल नहीं चाहते हैं. कहाँ मेनली होता है, उन एनिमल्स में स्टूडेंट्स जो शेल्ड एग्स प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे एग्स जिनके चारों तरफ शेल होता है. जैसे अगर आपने कोई भी चिड़िया का अंडा देखा हो, कोई भी बर्ड का, उसके चारों तरफ एक हार्ड कवर होता है. अगर सपोज सबसे पहले इनमें अमोनिया बना, अगर मान लीजिए ये अमोनिया प्रोड्यूस करते या ये यूरिया प्रोड्यूस करते, तो जिस टाइम तक वो एग से शेल बर्स्ट होके और वो जो भी अंदर एनिमल है, बर्ड है, सपोज रेप्टाइल है, वो बाहर नहीं आ रहा है जब तक, तब तक क्या होता, अमोनिया और यूरिया उसके अंदर स्टोर होती रहती, उस अंडे के अंदर, उस शेल्ड एग के अंदर. अमोनिया तो बहुत टॉक्सिक है, यूरिया भी कंपैरेटिवली कम है लेकिन टॉक्सिक तो है. मान लीजिए 6 दिन 8 दिन बाद वो चूज़ा बाहर निकल रहा है, तो वो यूरिया और अमोनिया तो क्या करती, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देती, और वो जो अंदर एनिमल है उस शेल के अंदर वो तो मर जाता. तो ये क्या करते हैं, ये यूरिक एसिड के रूप में अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं, ताकि उस शेल्ड एग के अंदर जब तक वो एनिमल बाहर नहीं आ रहा है उस शेल को तोड़कर, वो सेफ रहे, बिकॉज दिस इज लीस्ट टॉक्सिक एंड ऑलमोस्ट नॉन टॉक्सिक. हाँ, जो शेल लेस एग्स देते हैं, जैसे कि एक्वाटिक एम्फीबियंस, ये एम्फीबियंस, इनका ये भी एग प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो ओवीपैरस, बट इनके एग्स के चारों तरफ शेल नहीं है, और क्योंकि शेल नहीं है तो ये अमोनिया यूरिया जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सिंपल डिफ्यूजन से इनके एग से बाहर निकलती रहती है, तो वो इकट्ठी नहीं होती, तो वो एनिमल मरेगा नहीं. सो यूरिकोटेलिक मेनली शेल्ड एग्स देने वाले एनिमल्स में हमें मिलने वाली है.
क्या क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, बर्ड्स, ऑल बर्ड्स, देन रेप्टाइल्स, कौन से रेप्टाइल्स, लैंड रेप्टाइल्स मेनली, दैट मीन्स स्नेक्स, लिजर्ड्स, दीज आर द टू मेन एग्जाम्पल्स. और कहाँ मिलेगा, लैंड रेप्टाइल्स. देन इंसेक्ट्स जो लैंड पे मिल रहे हैं जैसे कॉकरोच, सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल वुड बी लैंड इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच. जो भी हम ब्रैकेट में एग्जाम्पल लिखते हैं उनके क्वेश्चंस पूछते हैं. एंड देन सम मोलस्का जो लैंड पे मिलते हैं जैसे लैंड स्नेल्स, देयर ऑल्सो यू विल फाइंड दिस एज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. बर्ड्स. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वी कैन लर्न. आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इन तीनों के पहले एग्जाम्पल्स के लिए ट्रिक लर्न कर लेते हैं. देन वी विल सी सम मोर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ वेरियस एनिमल्स. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू लर्न ऑल दीज एग्जाम्पल्स, क्योंकि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है इनके एग्जाम्पल्स में. हमने लॉजिक तो समझ लिया है, बट आइए अब हम एक ट्रिक लर्न कर लेते हैं. पहली ट्रिक है अमोनोटेलिक के लिए, एंड द ट्रिक इज अमन्स बेस्ट फ्रेंड इज अमू एंड ईशा. नाउ लेट अस सी व्हाट इट इज. अमोनिया का अमन, सो यहां पर हम बात कर रहे हैं अमोनोटेलिक की. अमोनोटेलिक एनिमल्स, what are they? Number one is the bony fish, B and F. So bony fishes, वो भी कौन सी वाली, fresh water bony fishes. Then I is for insects, और कौन से insects, सब पानी में वाले, पानी में रहने वाले aquatic insects. Then A is for amphibians. Again, which amphibians? Aquatic amphibians like toads, sorry, like tadpole and salamanders. Then A and I, this is aquatic invertebrates like porifera, coelenterata, protozoans and everything. So this is the trick for amonotelic. Now let's see the trick for your, that means ureotelic animals. Your mother and father are forever couple. So M stands for mammals, including humans. Then AF, this is for amphibians. और कौन से एम्फीबियंस, लैंड वाले एम्फीबियंस लाइक, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, हमने इसे ट्रिक में इंक्लूड कर दिया है, फ्रॉग. AF, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग एंड टोड्स. देन CF, ये हो गया थर्ड एग्जाम्पल इसका, कार्टिलेजिनस फिशेज लाइक शार्क एंड रेज. लेट्स सी द नेक्स्ट ट्रिक. द नेक्स्ट ट्रिक इज फॉर यूरिक एसिड excreting animals, that means ultimate actor, this is यूरिकोटेलिक है, तो ये कौन सा एक्सक्रीशन कर रहे हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रीशन. U and A, uric acid. Ultimate actor Ranveer Singh is the best. So R stands for reptiles. These are the land reptiles, land ones like snakes and lizards. Then S is for the snails, again land snails. Then I is for the insects, again land insects like cockroach. And B is for all the birds, क्योंकि ये सब shelled eggs produce कर रहे हैं. So these are the three tricks. Aman's best friend is Amu and Isha. Your mother and father are forever couple. And ultimate actor Ranveer Singh is the best. You please note this down. Then we'll see some more important excretory products. These are the three main excretory products: the ammonia, urea, and uric acid. Now let's see some others. So other excretory products. इसमें से स्टूडेंट्स डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे मेडिकल एंट्रेंस में. अदर्स में सबसे पहला आएगा अमीनो एसिड्स. कुछ एनिमल्स हैं जो डायरेक्ट अमीनो एसिड्स को एक्सक्रीट करते हैं, उनमें कोई डीएमिनेशन होकर अमोनिया नहीं बन रहा है या अमोनिया से यूरिया नहीं बन रहा है.
दे आर कॉल्ड अमीनोटेलिक। ध्यान दीजिए, अमोनोटेलिक मतलब अमोनिया एक्सक्रीट हो रहा है, और अमीनोटेलिक मतलब अमीनो एसिड्स एक्सक्रीट हो रहे हैं। अमीनोटेलिक, लाइक सम मोलस्क लाइक यूनियो, पाइला एक्सेट्रा। इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। सेकंड, हमने पढ़ा था कि जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म जब होता है तो यूरिक एसिड बनता है, बट स्पाइडर्स जो होती हैं वो ग्वेनाइन को डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट करती है। सो द नेक्स्ट इज ग्वेनाइन। ऐसे एनिमल्स को कह देंगे ग्वानोटेलिक एनिमल्स। सो ग्वानोटेलिक एनिमल्स कौन से हैं? वो जो ग्वेनाइन को एक्सक्रीट आउट करें। टिपिकल एग्जाम्पल, कई बार क्वेश्चन आया है, स्पाइडर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्वानोटेलिक इज स्पाइडर्स, मकड़ियां। थर्ड, स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि कार्टिलेजिनस फिशेस, बहुत सिंपल है, अब याद रखना, मेरीन वाटर में मिल रही हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, वो क्या करते हैं? यूरिया एक्सक्रीट करती हैं। बोनी फिशेस में जो फ्रेश वाटर वाली हैं वो अमोनिया करती हैं, लेकिन बोनी फिशेस में भी तो मेरीन वाटर में मिलती हैं फिशेस, लाइक सी हॉर्स, लैटिमेरिया, ये क्या करेंगी? ये तो मेरीन वाटर में है। मेरीन वाटर में मतलब इनकी बॉडी से लगातार वाटर का लॉस हो रहा है। अगर ये सब अमोनिया भी एक्सक्रीट आउट करती रहीं, वो तो चलो ये कर देंगी अमोनिया, लेकिन इनको तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो ये क्या करती है? ये अपने अमोनिया को ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड में कन्वर्ट करती हैं, और ये टॉक्सिक नहीं होता है। क्योंकि ये टॉक्सिक नहीं होता है तो ये इनकी बॉडी में रिटेन रह पाता है। बॉडी में रिटेन रहेगा तो इनकी बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिसके कारण से बाहर का वाटर भी कॉन्सेंट्रेटेड है, बॉडी भी कॉन्सेंट्रेटेड है, तो डिफरेंस जो है कॉन्सेंट्रेशन का, वो मार्जिन डिफरेंस कम हो जाएगा, तो बॉडी से वाटर का लॉस कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इज TMAO, दैट इज ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। आप याद रख सकते हो, अमीनो अमोनिया से बन रहा है तो अमीन ऑक्साइड, TMAO, and this will be excreted. Non-toxic है ये, it can be retained in the body, so this is excreted by marine bony fishes और marine teleost fishes। बहुत क्वेश्चन आता है। कार्टिलेजिनस फिशेस यूरिया एक्सक्रीट कर रही हैं, फ्रेश वाटर बोनी फिशेस अमोनिया एक्सक्रीट कर रही हैं, और मेरीन वाटर बोनी फिशेस TMAO एक्सक्रीट आउट कर रही हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें टीलियोस्ट वर्ड भी याद रखिएगा, कई बार मेरीन टीलियोस्ट फिश करके क्वेश्चन आ जाता है, बोनी फिशेस को ही कहते हैं। नाउ द फोर्थ प्रोडक्ट। फोर्थ प्रोडक्ट इज कॉल्ड द क्रिएटिनिन। नाउ व्हाट इज दिस क्रिएटिनिन? हमारे बॉडी में, ह्यूमंस में, मसल्स में क्रिएटिन फॉस्फेट नाम का एक कंपाउंड होता है, जो जिसमें फॉस्फेट है, यानी ये एटीपी बनाएगा। एटीपी के लिए फॉस्फेट की जरूरत पड़ती है, तो ये एटीपी का स्टोर हाउस है एक तरह से। ये क्रिएटिन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है क्रिएटिनिन में, जो फिर यूरिन के थ्रू किडनी से एक्सक्रीट आउट होती है। सो क्रिएटिनिन किन में मिलता है? ह्यूमंस में, स्मॉल अमाउंट में। किससे फॉर्म्ड होता है? फॉर्म्ड बाय क्रिएटिन फॉस्फेट in muscles, this is found in muscles। और कभी कभी स्टूडेंट्स ये क्रिएटिन फॉस्फेट डायरेक्ट भी एक्सक्रीट आउट होता है। सो नेक्स्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज क्रिएटिन। तो दो हो गए, एक क्रिएटिन, एक क्रिएटिनिन। क्रिएटिन तो डायरेक्ट एक्सक्रीट जो हो रहा है, और अगर ये कन्वर्ट हो रहा है क्रिएटिनिन में तो वो भी एक्सक्रीट आउट होता है। सो दिस इज ऑल्सो इन ह्यूमन। Now, next is the ornithuric acid. What it is? Ornithuric acid. ये स्मॉल अमाउंट में मिलता है बर्ड्स के एक्सक्रीशन में। बर्ड्स कैसे बनता है ये स्टूडेंट्स? जब फैट का मेटाबॉलिज्म होता है तो बेंजोइक एसिड बनता है। ये बेंजोइक एसिड डायरेक्टली एक्सक्रीट नहीं हो सकता, तो ये एक ऑर्निथिन अमीनो एसिड के साथ अटैच होके ऑर्निथ्यूरिक एसिड बनाता है और फिर ये एक्सक्रीट आउट होता है।
सो कैसे बनेगा ये? बेंजोइक एसिड जो फैट मेटाबॉलिज्म में बना है प्लस ऑर्निथिन अमीनो एसिड, इनके कॉम्बिनेशन से बनता है ये, बाय दिस कॉम्बिनेशन, एंड इट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ बर्ड्स. देन नेक्स्ट इज द हिप्यूरिक एसिड. किस किस में एक्सक्रीट हो रहे हैं और कैसे बन रहे हैं, सब पे क्वेश्चंस आते हैं. ये ह्यूमंस में, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है स्मॉल अमाउंट में. और ये कैसे बनता है? वही अगेन जो बेंजोइक एसिड फैट मेटाबॉलिज्म से बन रहा है, वो ग्लाइसिन, अगर आपको याद हो, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, उसके साथ ज्वाइन होकर हिप्यूरिक एसिड बनाता है. देन दिस इज एक्सक्रीट आउट इन आवर यूरिन. सो दिस इज बाय बेंजोइक एसिड कॉम्बिनेशन विथ ग्लाइसिन अमीनो एसिड, विथ ग्लाइसिन. और ये बेंजोइक एसिड कहाँ से आया है? ये फैट मेटाबॉलिज्म से आया है स्टूडेंट्स. All right, then there is one more and that is allantonin. Allantonin जो होता है, ये जितने भी एमनियॉन्ट्स हैं जिनमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन है एम्ब्रियो के चारों तरफ, उनके एम्ब्रियो में, हमारा जो एम्ब्रियो है, वी आर ऑल्सो एमनियॉन्ट्स, उनके एम्ब्रियो में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है दैट इज एलेंटोनिन. सो इट इज इन एम्ब्रियो ऑफ एमनियॉन्ट्स, those who have amniotic membrane. हमने पढ़ा था reptile, birds and mammals, they are amniotes. So these are some other excretory products. You note them down. Then we will talk about dual excretion. यानी कुछ animals ऐसे होते हैं students जो एक ही excretory product excrete नहीं करते, वो दो excretory product excrete करते हैं. That is called dual excretion. We'll see about it. Please note this down. Now students, these are some of the excretory products. हमने सारे questions discuss कर लिए जो इस पे पूछे जाते हैं. ग्वानोटेलिक वर्ड जरूर याद रखिएगा, अमीनोटेलिक, ग्वानोटेलिक, TMAO बहुत इंपॉर्टेंट है. आइए अब हम देखते हैं व्हाट इज डुअल एक्सक्रीशन. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस पे. डुअल मीन्स टू. ये एनिमल्स एक नहीं दो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करेंगे, लेकिन अलग अलग कंडीशंस में. नंबर 1 अर्थवर्म. हम अर्थवर्म पूरा पढ़ चुके हैं और तब अगर आपको याद हो मैंने बताया था अर्थवर्म मेनली लैंड पे रहता है, टेरेस्ट्रियल है. सो ये मेनली क्या एक्सक्रीट करता है? यूरिया. क्यों? क्योंकि वाटर उतना नहीं रहता है, टेरेस्ट्रियल है. सो इट इज वी कैन राइट वाटर इनसफिशिएंट या लिमिटेड है, लैंड पे रहता है. सो दिस इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवर्म. लेकिन हमने पढ़ा था रेनी सीजन में, मॉनसून सीजन में, जब बारिश है, बहुत सारा पानी उसके पास अवेलेबल है, तो वो इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं करता है, एनर्जी का वेस्ट नहीं करता है, एटीपी का यूज नहीं करता है, वो डायरेक्टली अमोनिया को ही स्किन के थ्रू डिफ्यूज आउट कर देता है. सो नॉर्मली इट इज यूरियोटेलिक बट इट बिकम्स अमोनोटेलिक when there is water excess, that is during rainy season or monsoon season. तो अगर क्वेश्चन आता है अर्थवर्म इज यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक एंड ग्वानोटेलिक, तो हमारा आंसर यूरिया ही होगा, पहला चॉइस. लेकिन अगर बोथ ऑप्शन है तो दोनों होंगे, बोथ वाला लगाएंगे. और अगर पर्टिकुलरली अर्थवर्म का रेनी सीजन में पूछा है तो फिर अमोनोटेलिक आंसर लगाएंगे. नाउ द सेकेंड इज फ्रॉग. अभी अभी हमने देखा कि अडल्ट फ्रॉग जो होता है वो कैसा होता है? यूरियोटेलिक होता है, वो यूरिया एक्सक्रीट करता है अडल्ट, क्योंकि वो मेनली लैंड पे रहता है, उसे वाटर को कंजर्व करना है. बट जो टैडपोल है, इसका लार्वा, वो एक्वाटिक होता है, और क्योंकि वो एक्वाटिक होता है, उसके पास बहुत सारा पानी है, तो वो अमोनिया डायरेक्ट एक्सक्रीट करता है. So tadpole adult. So frog is also dual excretory animal. Now the third is the humans. Human कैसे? हम mainly तो क्या करते हैं? यूरिया. We are uriotelic, but also excretes little quantity of uric acid. प्लस अभी अभी हमने देखा हिप्यूरिक एसिड भी हम एक्सक्रीट कर रहे हैं, क्रिएटिन भी कर रहे हैं, क्रिएटिनिन भी कर रहे हैं.
सो हम बहुत सारी चीज़ें एक्सक्रीट कर रहे हैं, बट मेन तो हम क्या हैं, यूरियोटेलिक ही हैं. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लंग फिशेस. लंग फिशेस एंड टोड्स का जीनोपस. बहुत क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स. ये जब पानी के अंदर है तब तो क्या एक्सक्रीट करेंगी, वाटर में है तो अमोनिया. सो दे आर मेनली अमोनोटेलिक व्हेन इन वाटर, व्हेन दे लिव इन वाटर. लेकिन समर्स के टाइम जब ये पानी से बाहर आकर मड में घुस जाती हैं और वहाँ पे रहती हैं ठंडक के लिए, वाटर, बिकॉज जो वाटर बॉडीज होती हैं दे ड्राई आउट, सो दे कम आउट एंड दे लिव इन द मड. उस टाइम पर इनके पास इतना पानी नहीं है तो ये यूरिया को एक्सक्रीट आउट करने लग जाती है. जो भी अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है उसे यूरिया में कन्वर्ट करने लगेंगी. सो दे आर मेनली अमोनोटेलिक व्हेन दे आर इनसाइड वाटर, बट दे एक्सक्रीट यूरिया ड्यूरिंग हाइबरनेशन. ड्यूरिंग हाइबरनेशन, एग्जैक्टली हाइबरनेशन तो नहीं कह सकते क्योंकि गर्मियों को एस्टिवेशन कहते हैं. सो वी कैन राइट दैट ड्यूरिंग समर्स व्हेन दे लिव इन मड. उस टाइम पर ये यूरिया को एक्सक्रीट आउट करने लग जाते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द डुअल एक्सक्रीशन मोड्स. अर्थवर्म, फ्रॉग, लंग फिशेस पे बहुत क्वेश्चन आता है. ह्यूमंस का तो हम देखेंगे, मेनली हम यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, बट बहुत सारे और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को भी एक्सक्रीट आउट करते हैं. सो दिस इज अबाउट द डुअल एक्सक्रीशन. स्टूडेंट्स यहाँ पर एक नोट मैं आपको लिखवा रही हूँ, हालांकि हम इसको समझ चुके हैं दैट क्यों अमोनिया से यूरिया बन रहा है या क्यों एनिमल्स यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं. इट इज़ अ मेथड टू अडैप्ट फॉर वाटर कंजर्वेशन. वाटर को कंजर्व किया जा सके इसीलिए, क्योंकि अमोनिया के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए. सो यूरियोटेलिज्म and uricotelism, that means excretion of urea and uric acid, they are the adaptations for water conservation. क्वेश्चन पूछा जाता है, वाटर को कंजर्व करने के लिए नेचर ने क्या किया है, यूरिया प्रोड्यूस करने लगा अमोनिया से और यूरिक एसिड फॉर्म करने लगा. अगर सपोज क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडेप्टेशन फॉर वाटर कंजर्वेशन, और ऑप्शन में यूरिया भी है, यूरिक एसिड भी है और बोथ है, तो हम बोथ लगाएंगे. पर अगर बोथ ऑप्शन नहीं है तो पहला चॉइस सबसे कम पानी जिसमें चाहिए यूरिक एसिड होगा, यूरिकोटेलिज्म. सेकेंड नंबर पे यूरिया होगा क्योंकि इसके लिए फिर भी पानी चाहिए. सो इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर. ये कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है. आज की क्लास में हमने बेसिक्स देखे एक्सक्रीशन के. हमने देखा कि क्या क्या वेरियस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, कौन से 3 मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, उन बेसिस पे उन एनिमल्स को अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक कहते हैं. अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनके एग्जाम्पल्स को हमने अंडरस्टैंड किया, ट्रिक्स के थ्रू लर्न किया, एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द डुअल एक्सक्रीशन. फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वील बिगिन विद द ह्यूमन excretory system. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.